तो चलिए, आवाज सुनाई आ रही है ना सभी को? वीडियो दिखाई क्लियर? बोर्ड नजर आ रहा है? चलिए, तो हम बात करेंगे बेसिक ग्रामर की। जी आज शुरुआत करेंगे हम बेसिक ग्रामर का लेक्चर। इसको हम कोशिश करेंगे 8 से 10 लेक्चर में पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, 8 से 10 लेक्चर में पूरा खत्म हो जाए, ऐसा हम कोशिश करेंगे बेसिक ग्रामर का लेक्चर। और इसमें आपको पूरा पार्ट वाइज मिलेगा। जैसे कि आज के इस लेक्चर में हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा प्लान और कुछ थोड़ा सा टॉपिक हम स्टार्ट भी करेंगे। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम जो कल होगी इसी टाइम पर, ठीक इसी टाइम पर सेकंड लेक्चर भी होगा, उसमें हम कुछ और आगे का पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्टडी मटेरियल पूरा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहीं पर आपको ऐप पर ही आपको सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगा, लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये रिकॉर्डिंग अगर छूट जाता है किसी का, तो ये यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल भी जाएगा हमारे स्टडी क्लास में। ठीक है, तो बेसिक ग्रामर के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि शुरुआती ग्रामर यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर है वो कैसा है, और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, और उसमें हम जो भी चीजें सीखेंगे वो सारी चीजें आपको जब तक आप पढ़ाई करेंगे, चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 10th बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप 12th बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप देंगे तो आपको वो ग्रामर काम में आने ही वाला है, गारंटेड। चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे लीजिए, चाहे आप नेट की प्रिपरेशन करने जाएंगे, चाहे आप जेई की, या फिर आप आर्ट्स लेते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाते हैं, तो वहां तो बहुत ही जरूरी है। तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, या फिर किसी भी तरह के एग्जाम हो, आपकी क्लास की एग्जाम ही क्यों ना हो, 9th की, 8th की, या फिर आपकी बोर्ड एग्जाम 10th और 12th की क्यों ना हो, ये बेसिक ग्रामर आपको हमेशा काम आएगा, सभी जगह पर काम आएगा। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि ये बेसिक ग्रामर जो हमें पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है और क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान लीजिए भाई कि ये जो बेसिक ग्रामर की हम बात कर रहे हैं वो आता किस में है? इंग्लिश में आता है। तो आप सभी जानते होंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है? क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? इट्स अ सब्जेक्ट और लैंग्वेज? बोलिए। लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश को लैंग्वेज कह रहे हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट है या नहीं है? ठीक है, सब्जेक्ट भी है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट भी है और इंग्लिश लैंग्वेज भी है। जी हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है। तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की बात नहीं करनी यहाँ पे। इंग्लिश सब्जेक्ट की बात आप तब करते हैं जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की बात तब आप करते हैं जैसे कि आप शेक्सपियर की कहानियां पढ़ रही हैं, उनकी नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीजें हैं उसमें वो हमारे सब्जेक्ट में आ जाती है। और आपको सब्जेक्ट इंग्लिश तभी लेना पड़ता है जब आप 10th के बाद आर्ट्स ले लेते हैं, या फिर 12th के बाद आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में न लेते हुए सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के रूप में लेंगे। जी हाँ, यहाँ हम इंग्लिश को यहाँ मतलब लैंग्वेज के रूप में बोलना और लिखना, दैट मीन्स हम उसकी ग्रामर की बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज मीडियम ही समझेंगे, एज ए मीडियम लैंग्वेज ही पढ़ेंगे। और आपको पता होगा कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए पहले उसे बोलना आना चाहिए, सबसे पहले उसे सुना जाता है, फिर उस लैंग्वेज को बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपने हिंदी की भाषा, आप हिंदी भाषा आप बोलते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर सभी लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। तो हिंदी आपने पहले स्कूलों में नहीं पढ़ी, आपको नर्सरी में या फर्स्ट क्लास में हिंदी पढ़ाई नहीं गई। आपने हिंदी सीखी, कैसे सीखी? अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास उनसे पढ़कर, उनसे सुनकर, उनको सुनकर सीखा आपने। ठीक, तो कोई भी भाषा सीखने का सबसे पहला यही नियम होता है कि पहले उस लैंग्वेज को आप क्या कीजिए? लिसन। ठीक है, लिसनिंग यानी उसको पहले सुनिए। दूसरी बात, फिर उसको बोलने की कोशिश कीजिए, स्पीक, बोलने की कोशिश कीजिए। और तीसरा जो आता है सबसे लास्ट में वो आता है लिखना भाई, ग्रामर। तो उसको राइटिंग कहते हैं उसे। ठीक है, वो जो ग्रामर जो होता है वो रिटर्न फॉर्म में आता है ना, राइटिंग वाले इसमें आता है। ठीक, तो ध्यान देने की बात है कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के 3 स्टेप यही होते हैं। पहला लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, और तीसरा राइटिंग। और राइटिंग में ग्रामर की सख्त आवश्यकता होती है, और बोलने में भी ग्रामर की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन बोलते वक्त आप देखते हो कि क्रिकेटर्स जो हैं, कितने सारे क्रिकेटर्स सेलिब्रिटेड बॉलीवुड के, तो ऐसा लगता है हमें कि बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, बट नहीं, वो इंग्लिश जो बोलते हैं ग्रामेटिकल सही नहीं होता, वो पूरी गलत इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन फिर भी हमें ग्रामर का स्पीकिंग में उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम लिखने की बात करें, राइटिंग की बात करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ग्रामर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, और इन्हीं 3 बातों को रखते हुए हम पूरा बेसिक ग्रामर पढ़ेंगे। यानी सुनने की कोशिश, फिर उसे बोलने की, दोहराने की कोशिश, और साथ ही साथ फिर उसे लिखने की ग्रामेटिकली सही
उसके रूल्स रेगुलेशन को पढ़ने की कोशिश। तो इस प्रकार से हम कोई भी भाषा सीखेंगे और यहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर जो है, बेसिक ग्रामर, इसी प्रकार से पूरे इसी मेथड से पढ़ेंगे। और आपको सारा नोट्स बाकायदा एकदम अच्छे से हैंड रिटन फॉर्म में पूरा स्टडी मटेरियल जो है बंच तैयार किया है, वो आपको पूरा कोर्स मिलेगा। बेसिक ग्रामर का जो भी कोर्स है वो पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ और भी बेसिक लेक्चर्स अलग अलग टॉपिक से आपको मिलेंगे सारे सारे, ठीक है। अब आप यहाँ पर तो लाइव क्लास में पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ इसका रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पे अपलोड होगी चैनल पे, अगर आपका छूट जाता है, रिवाइज नहीं हो पाया, तो आप वहां पर जाकर रिवाइज भी कर सकते हैं। एक दिन बाद 24 आवर्स में अवेलेबल हो जाता है वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम बेसिक ग्रामर की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे बेसिक ग्रामर की। तो बेसिक ग्रामर में अगर हम शुरुआत की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जो भी बेसिक ग्रामर है, बेसिक ग्रामर दो चीजों से बोला जाता है, दो चीजों से सीखा जाता है। सबसे पहला कि ग्रामर का मैंने आपको पहला चीज क्या बताया कि पहले आपको कोई भी भाषा सीखने के लिए सुनना चाहिए, है ना, लिसनिंग। उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो क्या होता है, स्पीकिंग। तो वही पहला है सुनने का और दूसरा स्पीकिंग। तो लिखने में और सुनने में और बोलने में यही तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होती है ग्रामर में, ठीक। पहले तो आपको नकल करने की कोशिश करनी होती है, सुन के स्पीक करना। तो स्पीकिंग के लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। बोलने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप बोलेंगे सर ये तो कितनी बार पढ़ चुके, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता भी है, ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आता सभी को। इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसकी डेफिनेशन हमें पता होती है, उसके एग्जांपल्स पता होते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन, उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है ये हमें नहीं पता होता, करेक्ट। तो यही चीजें हम सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसे बोलना जरूरी होता है। तो उस बोलने में पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब बोलना, और उस बोलने में जो जो चीजें इंक्लूड होती हैं, जो जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उन्हीं की बात हम यहाँ करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो भी चीजें हम बोलते हैं उनको लिखना भी आना चाहिए। जी हाँ, अगर ये दोनों चीजें हमें पता रहेगी तो ही हम कर पाएंगे। और वैसे भी कोई भी चीजें अगर आप देखो तो सबसे पहले आप वर्ब की ही बात करोगे। अगर आपको लिखने की बात करी हो, आपने अभी तक जितना भी ग्रामर पढ़ा होगा, आपने जितना भी ग्रामर अभी तक पढ़ा होगा, उन सब के सब ग्रामर में आपको यही चीज देखने मिलेगी भाई, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही सारे आपको देखने मिले होंगी, यही आपको मिला होगा, ठीक है। तो यही सारी बातें। थोड़ा 1 मिनट और भी कुछ लोग आए हैं, कर लेते हैं इंक्लूड। पता होने चाहिए, ठीक? आपको ग्रामर के सारे रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप बेसिक ग्रामर अच्छे से कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि बेसिक ग्रामर में बोलना सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स आपको बोलते आना चाहिए। और बोलने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम बोलने में जिन जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम बोलने में वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है। सेंटेंस में कुछ खास चीजें होती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये सब आप जानते होंगे। साथ ही साथ इन चीजों में आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का भी इस्तेमाल करना होता है। तो इन्हीं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को पढ़ते हुए, प्रीपोजिशन को पढ़ते हुए हम सीखेंगे कि बेसिक ग्रामर जो है वो कैसे है। और ये आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक बोर्ड एग्जाम में, 10वीं हो, 12वीं हो, चाहे आप रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, एमपीएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इवन आप नीट जेईई की प्रिपरेशन करेंगे तब भी आपको बोर्ड तो देनी ही देनी है 12th में, तो आपको वहां पर बेसिक ग्रामर आएगा ही आएगा। और ये ग्रामर के रूल्स कभी नहीं बदलते। आज पढ़ लीजिए, चाहे आप 10 साल बाद कोई भी एग्जाम देने जाइए, वहां भी रूल्स यही होंगे, कभी बदलेंगे नहीं। तो रूल्स सेम टू सेम रहेंगे। तो यही बात हमें करनी है। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तो ऑलरेडी पता ही होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है। नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, ठीक, इतना सब तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब को आपने बचपन में कई बार पढ़ा है, डेफिनेशन पूरी रटी हुई है। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई सेंटेंस दे दिया जाए तो उस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, ये ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। इवन कई स्टूडेंट जो है नहीं बता पाते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वहां पर क्या है और कैसे होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सब कुछ पढ़ेंगे और एक एक चीज कॉन्सेप्ट जानेंगे, डीप में जाएंगे। हम ये बात नहीं करेंगे, डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको कि भाई एडजेक्टिव किसे कहते हैं, द वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन, उसको एडजेक्टिव कहते हैं, मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा आपको। भाई सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव पहचानने आना चाहिए, एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, एडवर्ब कैसे पहचानते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए।
नॉन कंजक्टिव वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यानी कि हम जब बोलते हैं सेंटेंस तो उसमें इंक्लूड होती है, और वर्ब हमारे काम आने वाली है। और जहां तक हम बात करें वर्ब की, तो आपने पढ़ा होगा एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे ऑलरेडी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में फर्क है भाई। मेन वर्ब वो होता है जो काम करता है, वहां पर जो क्रिया हो रही है, और हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो हो रही एक्टिविटी के साथ में लगने वाला है। जैसे इज एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, और गोइंग, कमिंग ये हमारा मेन वर्ब है। जो एक्टिविटी होती है वो मेन वर्ब होता है, और उसके साथ जो मेन वर्ब के साथ जो छोटे छोटे शब्द लगते हैं, जैसे इज, एम आर, वाज, वर, शॉल, विल, हैव, तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो भाई यहाँ पर हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, मेन वर्ब, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब किसे बोलते हैं भाई? तो मेन वर्ब वो है जो एक्टिविटी, जो काम हो रहा है उसको मेन वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो एक्टिविटी के पहले लगेगा, यानी कि एक्टिविटी के पहले, प्री एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी के पहले जो भी काम हो रहा होगा उसके पहले लगता है। ही इज गोइंग, तो गोइंग मेन वर्ब हो गया, और गोइंग के पहले लगा हुआ कौन सा वर्ड है? इज, तो वो क्या हो गया? प्री एक्टिविटी। तो इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि भाई एक्टिविटी क्या है, और आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे नापा जाएगा। जो आपका एक्टिविटी वो आपका मेन वर्ब, जो आपके एक्टिविटी के पहले शब्द लगेगा वो हमारा क्या हो गया? प्री एक्टिविटी। दैट मीन्स वो क्या होगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसी बात को ध्यान में रखना है। तो भाई वर्ब भी तीन तरह के होते हैं, टू हैव के वर्ब, टू डू के वर्ब, और टू बी के वर्ड। जी हाँ, टू हैव, टू बी और टू डू। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब को टू बी के फॉर्म में, टू बी मीन्स होना, टू डू मतलब करना, टू हैव मतलब होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ इस प्रकार से। तो ये तीन फॉर्म में वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, इज, एम आर, वॉज, वर, ठीक है, और हैड बी, हैड, हैव, हैज, ये सब आपने सुना होगा। तो इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है प्रेजेंट में, इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर में, इसका इस्तेमाल किया जाता है पास्ट में। ये सारी बातें हमें यही सीखनी है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो बेसिक ग्रामर में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। दैट मीन्स हम जो जो बोलते हैं, सेंटेंस में जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे, उन शब्दों को हम कैसे जानेंगे। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, आपको लग रहा होगा कि आपको बड़े होकर टेंस पढ़ना है, आपको डिटरमाइनर पढ़ना है, आपको नरेशन पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता तो आपको ना वॉइस आएगा, आपको ना नरेशन आएगा, आपको ना कुछ भी, आप क्वेश्चन टैग वगैरह कुछ नहीं बना सकते, ना वॉइस सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई ये आना बहुत जरूरी है। अगर ये बेसिक नहीं आएगा तो आप जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, चाहे वो नरेशन हो, वॉइस हो, इतने भी बड़े नहीं है, लेकिन हाँ अगर इनके इनके पढ़े बिना आपको पढ़ने जाएंगे तो आपको नहीं समझेगा, वो रटना पड़ जाएगा आपको। और यही होता है अक्सर स्टूडेंट्स के साथ, आपके साथ भी, हम लोग के साथ भी हुआ कि छोटी क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाते नहीं है, और पढ़ाते भी है तो उसकी डेफिनेशन रटा देते हैं और एग्जाम्पल दिखा देते हैं सेंटेंस के, हो गया। लेकिन उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझा। जैसे मैंने कई बार क्लासेस में आपको ऑलरेडी इसके पहले पढ़ा भी चुका हूँ, और भी पहले बताया हूँ कि भाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे नापते हैं, आर्टिकल कैसे पता लगाते हैं। तो इनके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए तो गए थे, लेकिन डेफिनेशन जैसा रटाया गया था, आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाया गया था। तो इसलिए आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल पहचानने में भी कई बार गलती करते थे। और साथ ही साथ आर्टिकल ए एंड द लगाना है, इसमें भी आपने कई बार गलती की है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बिना रटे, बिना डेफिनेशन को याद किए कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक, तो ये बातें होंगी। और उसके बाद वर्ब के जो फॉर्म है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वो हमें पढ़ने हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि वर्ब के भाई 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, 5 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, और फिर आईएनजी वाला फॉर्म, और फिर V3 वाला जो फॉर्म होता है वो फॉर्म। तो ये 5 फॉर्म में वर्ब हमेशा रहता है, और इन्हीं 5 फॉर्म्स की बात हमें करनी है। तो यहाँ पर तो भाई हमने लिख लिया, देख लिया कि प्लान देख लिया हमने, रोड मैप देख लिया कि क्या पढ़ना है आगे चल के। ठीक है, पूरे इस बेसिक ग्रामर के लेसन में क्या पढ़ना है, ये इंट्रोडक्टरी है, जिसमें बहुत ज्यादा डीप में या बहुत ज्यादा कुछ तो हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, आपका स्टार्टिंग यही से होगा ग्रामर। आप जितना भी ग्रामर पढ़ेंगे, चाहे आप 8th क्लास में हो, चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में आप रहिए भाई, आपको ये सब कुछ पढ़ने मिलेगा, और आपको सारा का सारा काम आने वाला है। तो ध्यान रखिए, ये सारा ग्रामर का सीरीज आपके काम का है, तो आपको पढ़ते रहना है। तो अगर हम बात करें टू बी वर्ब की, पहले शुरुआत कर लेते हैं टू बी वर्ब की।
टू बी वर्ब क्या होता है, टू बी वर्ब कैसे होता है। अगर मैं आपको बताऊं टू बी वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स, टू बी अलग अलग फॉर्म में कैसे चलता है, तो देखिए प्रेजेंट में आपको दिखाता हूँ, या अभी समझ जाएंगे। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे भी ज्वाइन होंगे, तो उन स्टेट बोर्ड के बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, इवन कुछ सीबीएसई के बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन आपको यहीं पर अभी दूर कर देंगे, अभी दूर हो जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इतना तो आप सब लोग जानते हो कि भाई ये तीन फॉर्म में सब कुछ चलता है, ठीक है। इन्हीं तीन फॉर्म में हमारे वर्ड सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो ठीक है, अगर हम बात करें टू बी के हिसाब से, तो प्रेजेंट में भाई इज का इस्तेमाल होता है, एम का इस्तेमाल होता है, आर का इस्तेमाल होता है। अब आपके दिमाग में बत्ती जल रही होगी कि भाई इज कब लगाते हैं, एम कब लगाते हैं, आर कब लगाते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग जानते होंगे, ठीक है। पास्ट में क्या लगाते हैं, वॉज और वर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सबको पता होगा वॉज और वर का इस्तेमाल होता है। और फ्यूचर है तो भाई तो शॉल बी का इस्तेमाल तो सभी जाते हैं, शॉल बी और विल बी, ठीक है। शॉल बी और विल बी का इस्तेमाल होता है। तो मुझे एक बात बताइए, जब कभी सिंगुलर व्यक्ति होता है, सिंगुलर जैसे कि आई, मैंने बोला तो आई बोला मतलब मैं एक आदमी हूं, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, सब जानते होंगे भाई एम लगता है, सबको पता है यहाँ पर आई के साथ एम लगता है। जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, आई इज गोइंग टू स्कूल कभी नहीं होता है, आई एम गोइंग टू स्कूल होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं इन चीजों में। तो याद रखिए, आई के साथ हमेशा एम लगता है, कंपल्सरी है, यूनिवर्सल रूल है। आई के साथ हमेशा एम ही लगता है, आई के साथ एम ही लगेगा, ये यूनिवर्सल रूल है, ठीक। दूसरी बात कि भाई इज कब लगता है, अगर कोई चीज सिंगुलर है तो इज लगेगा भाई, अगर कोई चीज सिंगुलर है, ठीक है, इज कब लगेगा, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब समझता होगा भाई एक वचन, यानी नंबर में वन है। जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल, अब ही के साथ इज इससे लगा कि जी सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। अगर होता शी, तो शी मतलब फीमेल है लेकिन सिंगुलर है, उसके साथ भी क्या लगता है, इज लगता है, शी इज गोइंग टू स्कूल। अब दो लोग हैं, ही या दो से ज्यादा लोग हैं, दो लोग जा रहे हैं तो हम बोलेंगे दे इज गोइंग टू स्कूल, नहीं इज नहीं बोलेंगे भाई, एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, दे आर गोइंग टू स्कूल बोलेंगे, ठीक है। प्लूरल रहेगा, ठीक है, जैसे कि दे, तो हम लगाएंगे क्या, आर। प्लूरल रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, आर। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि प्रेजेंट में इज एम आर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब पास्ट में करना है आपको भाई, पास्ट में तो वॉज वर का इस्तेमाल होता है। अब वॉज भी किसके लिए होता है, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर। और वर किसके लिए होता है, प्लूरल, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए, प्रेजेंट में इज एम आर, इज भी होगा सिंगुलर के साथ, एम होगा आई के साथ, आर होगा प्लूरल के साथ। यहाँ पर लिखा हुआ है आई होगा एम के साथ, इज होगा सिंगुलर के साथ, और दे होगा प्लूरल के साथ, या वी होगा प्लूरल के साथ, ठीक है। प्लूरल के साथ हमेशा आर ही लगाते हैं, और आई के साथ एम ही लगाते हैं, और सिंगुलर के साथ इज ही लगाते हैं। तो ये तो आपको समझ में आएगा सिंगुलर प्लूरल क्या होता है भाई। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, और आई का मतलब एम, आई के साथ हमेशा एम ही लगता है, आई मतलब कि मैं, सिर्फ के लिए। तो भाई ये यहाँ पर प्रेजेंट वाले तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पास्ट वाले की। पास्ट मतलब बीता हुआ, जो बीत गया है। तो पास्ट में तो ये होते हैं वॉज और वर, यहाँ आई वाई कुछ नहीं होता, ठीक है। और बोल भी दोगे आप, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई पास्ट करोगे ना तो वहां एम नहीं लगाओगे, आई एम वॉज गोइंग नहीं होता भाई, वहां पे आई वॉज लगता है। पास्ट करना है तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज देयर, ठीक है, मैं वहां पर था। तो हमेशा पास्ट में सिंगुलर है तो भाई वॉज लगा देना, और प्लूरल है तो वर लगा देना, और कुछ सोचना नहीं है आपको। पास्ट में हमेशा क्या लगता है, वॉज और वर। सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में भाई शॉल भी लगता है, विल भी लगता है, ठीक है। शॉल और विल, बताइए सिंगुलर में शॉल लगेगा या विल लगेगा। सिंगुलर कोई चीज है तो शॉल लगता है या विल लगता है, बोलिए। एनीवन? हाँ शॉल लगता है। और विल कब लगता है, आई के साथ शॉल या विल, शॉल, आई शॉल और विल, कंफर्म कर लीजिए, आई शॉल या आई विल। देखिए दोनों कंडीशन में दोनों लगते हैं, इनके साथ कोई फिक्स नहीं है कि आई विल ही लगेगा हमेशा, आई शॉल ही लगेगा, ऐसा नहीं है। आई शॉल भी लगता है, आई विल भी लगता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं। जब हम लोग केसेस पढ़ेंगे टू हैव और टू डू के, तब आपको क्लियर होगा कि आई के साथ शॉल ही लगाते हैं, आई के साथ विल ही लगाते हैं, या आई के साथ शॉल कब लगाते हैं, आई के साथ विल कब लगाते हैं। ये आपका क्लियर होगा जब हम लोग टू हैव और टू डू के केसेस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर,
और फ्यूचर में शॉल विल बी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देखो, इज और एम के लिए पास्ट में ना वॉज का इस्तेमाल होता है, ठीक, और आर इस्तेमाल होता है वर्क के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और वॉज वर्ड यहाँ पर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है भाई, शॉल विल और विल बी, शॉल बी और विल बी, इस बात को ध्यान रखना है। इज और एम यहाँ मिलकर वॉज बन जाता है पास्ट में, सिर्फ सिंगुलर के लिए आई एम, तो यहाँ पर पास्ट में वॉज, प्रेजेंट में इज एम है तो भाई यहाँ पर पास्ट में वॉज है, वहां आर है प्रेजेंट में तो उसको पास्ट में वर्ड समझ लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये आपका टू बी का केस है और ये टू बी का केस है। अगर टू बी का केस के अगर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, एग्जांपल्स बताऊं तो इसको मैं मिटा के आपको एग्जांपल बताऊं, ये चीज ये ले लेता हूं और एग्जांपल देखिए। अगर मैं बात करूं आई, चलिए देखें यहाँ पर, अगर यहाँ पुटअप करने की बात आती है, चलिए हम यहाँ पर बताते हैं आपको, अभी हमने जो केसेस पढ़ा उस केसेस से यहाँ क्या पुटअप करेंगे। अब आई के साथ क्या आता है हमेशा, अगर प्रेजेंट की बात करना है तो क्या आता है, am आता है। तो आई एम ए स्टूडेंट, ठीक। अब वी है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो भाई क्या आता है, आर आता है, ठीक है। ये दे और दे, तो दे के साथ क्या आता है, आर, क्योंकि ये भी प्लूरल है भाई, प्लूरल में हमेशा क्या आता है, आर आता है, आपको पता है। इज एम तो हमेशा सिंगुलर में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर एम आ गया। अब ही सिंगुलर है तो क्या आएगा यहाँ पर, इज, ठीक। तो ये आप यहाँ पर देख पाए किस तरह से यहाँ पर बना, ठीक। तो ये आई वी दे ही, ये आपको यहाँ पर मिला, ठीक है। अगर आप इसको पास्ट में बनाना चाहते हो, अगर इसको पास्ट में कन्वर्ट करना चाहो तो पास्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, आई एम की जगह क्या करोगे, यहाँ पर पास्ट करना है तो वॉज, आई वॉज स्टूडेंट, ठीक है। और आर की जगह इसको पास्ट में करना है तो वी वर स्टूडेंट, है ना। दे का करना पड़ेगा क्या, दे वर, क्योंकि ये भी प्लूरल भाई, यहाँ पे दो ही होता है, वॉज वर, सिंगुलर है तो वॉज लगा दो, प्लूरल है तो वर लगा दो, ठीक। इसको क्या रखेंगे, वॉज, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई आपको क्लियर हो गया, तो अब आपको समझ में जनरल आइडिया आ गया होगा। ऑलरेडी आपको बहुत से लोगों को पता था पहले की, आप ये मत समझिए कि ऑलरेडी जो पता है वही पढ़ा रहे हैं, बस बेस क्लियर कर रहे हैं, हम रिवाइज करा रहे हैं। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा पढ़ने में कमजोर है, तो ये चीजें बेसिक क्लियर नहीं है, उनको स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते, कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पर है, उनके स्कूल में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, तुम्हें ये चीजें भी नहीं पता थी, तो उनके लिए ये था। तो यहाँ पर आपका बेस क्लियर हो गया, बेसिक आप समझते भाई, इज एम आर कब लगता है, वॉज वर्क कब लगता है। एक बार फिर से बता देते हैं कि एम आएगा तो भाई हमेशा आए, आए के साथ हमेशा एम ही लगता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में आए के साथ वॉज लगता है, ठीक। इज एम आर है प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब है पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब, और शॉल बी और विल बी है फ्यूचर वाला वर्ब, ठीक है, फ्यूचर वाले हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। तो यहाँ पर तो कैसे वॉज वर्ब लगाना है, कैसे इज एम आर लगाना है, ये हमने यहीं पर एग्जाम्पल के थ्रू सीखा और यहीं पर मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया टू बी वर्ब का, ठीक है। यहाँ पर टू बी वर्ब पूरा यहाँ पर क्लियर होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर जस्ट एक छोटा सा टेबल बना के बताता हूँ, इसके नोट्स आपको बहुत ऑलरेडी, ठीक है। मैं छोटा टेबल बना के बताऊँ सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आप देखो यहाँ सब्जेक्ट और प्रेजेंट, और उसको शॉर्ट में कैसे बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोला जाता है, यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन भी सीख सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भी अगर हम आई वी यू इट और दे इसकी बात करें, ठीक। आई के साथ प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, हमेशा एम लगाते हैं, ठीक। आई एम, वैसे आई और बी जो है ये कौन सा पर्सन है, कोई बताएगा, आई और बी कौन सा पर्सन है, गुड, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, बोलने वाला स्वयं फर्स्ट पर्सन होता है, आई मैं वी हम, ठीक है। ये क्या होता है, बोलने वाला व्यक्ति, तो बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक। और सेकंड पर्सन जिसको सुनाया जाए, वो सुन रहा है, यू आर गोइंग, यू आर लिसनिंग, तुम सुन रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप सब पढ़ रहे हो, ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग, तो आप सब की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप कौन से हो गए, सेकंड पर्सन हो, भाई आप लोग कौन से पर्सन हो, सेकंड। और एक बीच मतलब दूसरों की बात, तीसरों की बात कर रहे हैं, आप और मैं मिलकर किसी और की बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या होगा, थर्ड पर्सन, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये थर्ड पर्सन हो गए।
आई के साथ क्या है एम, बी के साथ क्या लगेगा बताओ, आई के साथ एम लगता है, ठीक है, बी का आर, ठीक है, यू के साथ आई लगता है, यू इस कभी नहीं बोलते, यू आई कभी नहीं बोलते, यहाँ भी आर ही लगता है। लेकिन मजेदार बात आपको ये बताएं, यू जो है एक व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल होता है, एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि यू, वेयर आर यू, यू कम हियर, ऑल ऑफ यू। तो यू ऐसा शब्द है जो किसी के लिए भी इस्तेमाल होता है और सबके लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही, शी, इट और दे, अब आते हैं ही पर, ही को क्या लिखेंगे प्रेजेंट में, इज, शी को क्या लिखेंगे इज, इट को क्या लिखेंगे इज, दे को क्या लिखेंगे आर, ठीक है। अब इनका आप शॉर्ट फॉर्म बनाओ, तो आई एम को शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश लिखते हो ऐसा लिखते हैं आई एम, आई एम नहीं बोलते उसको, आई एम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, अक्सर आप लिखोगे तो सही तरीका है इंग्लिश लिखने का, कहीं पर आपको लिखना है आई एम ए वॉलीबॉल प्लेयर, तो आप कैसा लिखोगे उसको आई एम लिखोगे, तो ऐसा शॉर्ट में लिखोगे आप, ठीक है, जैसे कि आपने वो देखा होगा आरएंट वाला, कई बार देखा होगा आर नॉट, तो ऐसा लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है और शॉर्ट फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखें। जब कभी आप सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि आप सोशल साइंस में हो गया, साइंस में हो गया, जब आप थ्योरी लिखते हैं, आपके इंग्लिश लिटरेचर में भी आप जब थ्योरी लिखते हैं तो आप क्या करते होंगे, लिखते होंगे आई एम गुड स्टूडेंट, आई एम, जो भी एप्लीकेशन वगैरह लिखते होंगे तो उसमें आप पूरा सेंटेंस लिखते होंगे, तो वो ग्रामेटिकली सही नहीं माना जाता, अभी तो चल जा रहा है स्कूल लेवल पर, लेकिन उसको ग्रामेटिकली लिटरेचर में सही नहीं माना जाता, तो आपको शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब वी का करेंगे तो वी का कैसे शॉर्ट फॉर्म बनेगा, वी आर, इस तरह से, यू का क्या बनेगा यू आर, टी का क्या बनेगा, टी का क्या बनेगा, टी का शॉर्ट फॉर्म इज, हाँ यहाँ पे सिंगल एस लगता है, ये पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है, शी का क्या बनेगा इज, इट का बनेगा इट्स, सभी लोग जानते हैं, और दे का क्या बनेगा यार, ठीक है ना, एक एपोस्ट्रोफी यहाँ पर कॉमा रहता है और उसके बाद उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, तो इस प्रकार से भाई प्रेजेंट के लिए होगा। अगर मैं इसके पास्ट के लिए बोलूं तो आई को पास्ट में क्या बोलेंगे फिर अपन वॉज, ठीक है, और वी को क्या लिखेंगे वर, प्लूरल है भाई तो वर आ जाएगा, यू, यू को क्या आएगा यू वर, ठीक है, वर क्यों, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ यू भाई सिंगुलर में भी आता है प्लूरल में भी आता है, ठीक है, तो इसको वर मान के ही चलते हैं कि इसको भाई प्लूरल में ही गिन लेते हैं हमेशा। जैसे अगर मैं एक व्यक्ति को बोलूं कि यू वर गोइंग देयर, तुम वहां जा रहे थे, तो यू वॉज नहीं बोलेंगे, भले एक व्यक्ति है लेकिन वॉज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको वर बोलेंगे, तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पर इंग्लिश में, इस बात को ध्यान में रखिए। जैसे कि आई वॉज गोइंग, मैं अकेला व्यक्ति था तो वॉज बोल दिया, है ना, ही अकेला व्यक्ति है ही वॉज गोइंग बोल दिया, लेकिन यू अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम वहां जा रहे थे, यू वॉज गोइंग देयर, ये गलत है, यू वर गोइंग देयर ऐसा बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है इंग्लिश ग्रामर में, एक हट के है, रूल्स से हट कर है कि भले ही यू सिंगुलर व्यक्ति हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा यू के साथ वर का ही इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, क्लियर है, समझा ये एक्सेप्शन भाई, हाँ, ही का वॉज और शी का वॉज, इट का वॉज, वेरी गुड, दे का वर भाई प्लूरल है, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब फिर एक और एक्सेप्शन, एक और एक्सेप्शन याद दे रखिए भाई कि दे के साथ वर तो आ गया, ठीक, इट के साथ वॉज आ गया, शी के साथ वॉज आ गया, ही के साथ वॉज आ गया, यू के साथ वर आ गया, वी के साथ वर आ गया, आई के साथ वॉज आ गया, लेकिन क्या हो जब अस आएगा, अस आएगा तो क्या करेंगे भाई, अस, अस मतलब ये तो प्लूरल होता है, हम, हमें, तो बताइए अस के साथ क्या लगेगा वॉज या वर, अस के साथ क्या लगेगा एनीवन, किसमें आता है, फिर से बोला जाए एक बार, प्रियांशु सुनाई नहीं है, अच्छा तो ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, ये कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव केसेस के साथ आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स है वो इस्तेमाल नहीं होंगे अलग अलग फॉर्म में, जैसा हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है,
तो याद रखिए जब भी कभी एग्जाम में आपको ऐसा दिखे, ऑब्जेक्टिव चीज दिखे आपको, ठीक है, सब्जेक्टिव ना दिखे, तब आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप इसको प्रेजेंट भी जान लिया आपने, पास्ट भी जान लिया आपने, अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में सब सेम रहेगा, बस आई और वी के साथ शॉल लगता है भाई, शॉल और विल दोनों लगते हैं यहाँ पर, शॉल विल, शॉल विल, शॉल विल, शॉल विल फ्यूचर के साथ। बाकी में क्या लगेगा बताओ, यू ही शी इट दे, इन सब में क्या लगेगा, ठीक, यू विल, हाँ, ही विल, शी विल, इट विल, दे विल, ठीक। तो यहाँ पर सब में से विल लगेगा, बाकी इस दो इसमें क्या लगेगा, शॉल विल लगेगा, यहाँ शॉल भी आ सकता है, विल भी आ सकता है, यहाँ शॉल भी आ सकता है, विल भी आ सकता है, बाकी सब में विल रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म, और उनके शॉर्ट फॉर्म भी कैसे लिखे जाते हैं, लास्ट के वर्ड उठा लो दो और एपोस्ट्रोफी लगा के बना दो। तो इस प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों फॉर्म में कैसे बनाया जाता है, वर्ब को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये हमने सीखा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म में हमने हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स के इस्तेमाल करना सीखे। अब इसके बाद टू बी तो हो गया, इसके बाद टू हैव है, टू हैव की हम बात करते हैं। टू हैव की अगर बात करते भी बहुत आसान है, इसको मैं उतना डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उससे आप इसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे, उतने में ही समझ जाएंगे इसको भी आप। टू हैव का, चलिए यहाँ पे प्रेजेंट की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर में क्या लिखते हैं, पास्ट में क्या लिखते हैं, प्रेजेंट में क्या लिखते हैं, ठीक है। तो भाई प्रेजेंट में लिखते हैं हैव या फिर हैज, और पास्ट में क्या लिखते होंगे आप सबको पता है, बताइए जवाब, क्या लिखते हैं पास्ट में, हैड। ये फिक्स है भाई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझ लीजिए, अगर पास्ट है तो हैड ही आएगा किसी भी हाल में, बदल नहीं सकता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा है, ठीक है। और अगर फ्यूचर है तो फिर विल हैव या फिर शॉल हैव, हाँ बिल्कुल यही रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना भाई, हैव हैज के लिए थर्ड फॉर्म में जब जाते हैं तो भाई हैड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और हैड के लिए तो विल हैव और शॉल हैव तो है ही, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म में हमेशा हैव हैज, और पास्ट फॉर्म में हमेशा हैड, और फ्यूचर में हमेशा विल हैव, शॉल हैव। याद रखिएगा जब सेंटेंस में कभी आपको हैव लगा हुआ दिखाई दे तो समझ जाना भाई वहां इज एम आर की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां इज एम आर वाज वर इन जैसे हेल्पिंग वर्ड्स का प्रयोग नहीं होता, वो सिर्फ टू बी में होता है, टू बी में होता है। यहाँ पर टू हैव में है, ये टू हैव के है। मुझे भी खुद को कंफ्यूजन होता था पहले कि कब इस्तेमाल होता है इज एमआर, कब ये हैज है, तो इस बात को ध्यान रख लीजिए, आप में से सिर्फ कई लोग को ये कंफ्यूजन होता होगा, तो भाई ये एक बात को ध्यान में रख लीजिए यहाँ पर कि जब टू बी वाला, दैट मीन्स आपको कुछ अलग चीज जहां पे आपको कभी भी हैव जैसे शब्दों का प्रयोग ना हो, वहां पर आपको इज एमआर वॉज वर उनका प्रयोग कर सकते खुलेआम आसानी से। लेकिन जब कभी हैव जैसे शब्द का प्रयोग करना हो सेंटेंस में, हैव आए, तो आपको आपका जो सेंटेंस बनाना है वो सेंटेंस आपको कैसा होगा भाई, उसमें हैव हैज और हैड ही होगा, और कुछ आप ऐड कर ही नहीं सकते। हैव हैज हैड, ये आपका किसमें है, ये हैव वाले में। जब आपको सेंटेंस में हैव दिया जाएगा तो आप दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे हैव हैज हैड विल हैव शॉल हैव का। अब चलिए थोड़ा सा, ये तो प्रेजेंट में हैव हैज है, हैड है, ये कब कब लगता है, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, ये बताओ, हैव, ठीक है, आई के साथ लगेगा हैव। तो बता सकता है क्यों, हैव ही क्यों लगेगा, तो बता सकता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, अगर आपका कोई शब्द सिंगुलर है तो भाई आपको किसका इस्तेमाल करना है, सिंगुलर है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव हैज हैड, किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज, ठीक है, सिंगुलर तो हैज, पर यहाँ पर तो आई है और आई के साथ तो हैव लगा दिया, ठीक है, तो प्लूरल सिंगुलर शब्द दिख रहा है आपको, प्लूरल तो नहीं दिख रहा, और प्लूरल है मान लो तो फिर किसका इस्तेमाल करोगे, ही के साथ किस इस्तेमाल करोगे, ही के साथ हैव आएगा या हैज आएगा बताओ, क्यों, अब ये तो सिंगुलर हो गया, ये तो सिंगुलर हो गया तो हैज टाइप लगा यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि सिंगुलर प्लूरल के साथ आप हैव या हैज का इस्तेमाल करते हो, ऐसा नहीं है भाई।
हैज जो है वो पर्सन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, पर्सन के अकॉर्डिंग। इस बात को ध्यान में रखिए, कभी भी पर्सन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होता है हैज, ना कि सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। आई, वी, यू, ये जो व्यक्ति होते हैं आई, वी, यू, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। जब कभी आप थर्ड की बात करेंगे तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज की बात करेंगे। ही, शी, इट में हैज लगता है भाई, ही हैज, शी हैज, इट हैज, ठीक है। और जब कभी दे की बात करोगे तो एक्सेप्शन है, वहां पे भी हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी टेबल में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप चेक करेंगे टीचमेंट ऐप का भी, उसमें आपको स्टडी मटेरियल का भी ऑप्शन होगा, यहाँ पे पीडीएफ होगा। मैं अभी पीडीएफ बना के उसको अपलोड कर दूंगा, तो वहां पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ के बेसिक लेसन में, आज के इस बेसिक ग्रामर के पहले लेसन में हमने सिर्फ इतना सीखा कि भाई इंग्लिश जो है वो हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल से अच्छी लिखी जा सकती है, अच्छी बोली जा सकती है। हमें बोलने में हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, और फॉर्म्स भी समझना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, फ्यूचर फॉर्म है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो इस लेसन से आपको बहुत कुछ नहीं, कम से कम इतना तो जरूर सीखने मिला कि भाई प्रेजेंट वाले सिस्टम में क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट वाले में क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर वाले में क्या इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ आपको हेल्पिंग वर्ड सीखने मिला कि कौन से फॉर्म के साथ, कौन से पर्सन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इतनी बातें सीखी। इसके आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की। जी हाँ, नाउन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे, कभी नहीं देखे होंगे, वो 5 फैक्ट मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कल की लाइव क्लास में हम बात करेंगे नाउन के बारे में 5 ऐसे फैक्ट जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे, वर्ब के बारे में 5 ऐसे फैक्ट जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। तो स्पेशल फैक्ट्स भी आपको उस लेक्चर में मिलेंगे। साथ ही साथ आपको नाउन के बारे में जो टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को ओरली कैसे याद रखा जाए, बिना डेफिनेशन रटे, बिना एग्जाम्पल देखे, कैसे ओरली नाउन के सारे पार्ट्स को याद कर लिया जाए। यानी कि जैसे कंपाउंड नाउन है, कॉम्प्लेक्स नाउन है, सिंपल नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन नाउन के टाइप्स को, नाउन के फॉर्म्स को ओरली कैसे याद रखा जाए 15 मिनट के अंदर पूरा मैं आपको कल सिखा दूंगा। तो जिस भी क्लास में आप, चाहे 9th वाले हो, 10th वाले हो, कोई भी क्लास के स्टूडेंट है, आपको कभी भी रटने की डेफिनेशन आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल के ओरल क्लास में, लाइव क्लास में कल हम यही देखेंगे। और साथ ही साथ नाउन के बारे में 5 ऐसे फैक्ट जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, कभी नहीं सुने होंगे, और वर्ब के ऐसे 5 फैक्ट जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, कभी नहीं देखे होंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो आप सभी को वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप अपने डाउट डाल सकते हैं। टीचमेंट आपको सुविधा दी गई है, यहाँ पर अटेंडेंस भी रिकॉर्ड है और सभी चीजें रिकॉर्ड है। तो कल भी हम लाइव क्लास यहीं पर लेंगे, सेम टाइम पर, सेम ऐप पर। और बाकी आपके जो कुछ फ्रेंड्स होंगे जो करना चाहते होंगे तो प्लीज उन्हें भी आप ज्वाइन कराइए, उन्हें भी आप रेफर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी आप लोग के पास बना हुआ है, उसमें आप उन्हें इन्वाइट लिंक मैंने डाल दी है, इन्वाइट लिंक से आप उन्हें भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सभी को बाय। तो एंड करें सेशन यहीं पे। हाँ बोलो सभी। हाँ बिल्कुल, देखिए वांट और विल नॉट, जब कभी भी आप जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स को देखेंगे, हर शॉर्ट फॉर्म में आपने कभी भी कहीं भी चेंज होते हुए नहीं देखा होगा शब्द को। अकेले आपने विल नॉट और वांट में देखा होगा, ठीक है। तो भाई विल जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए। और ये जो वांट है इसको आप ब्रेक करोगे ना तो भी आपको क्या मिलेगा, विल नॉट ही मिलेगा। विल नॉट जो है ये आपका वांट ही है, ठीक है, दोनों सेम ही है। लेकिन फिर हम इसको विल नॉट के शॉर्ट फॉर्म को वांट करते हैं। क्यों वांट करते भाई, क्योंकि यहाँ जो आपको 2 एल लगा हुआ दिख रहा है, फोनेटिक्स में अगर आप एक एल हटा भी दो आप, तब भी ये विल ही रहेगा। आप इसको विल को हटा दोगे, विल नॉट, तब भी ये ऐसा ही दिखेगा। तो फोनेटिक्स में क्या होता है, कई शब्द ऐसे मिलेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं टी, आप पढ़ो इसका रूल का बेसिक रीजन क्या है ऐसा लिखने का। तो भाई टी बोलो, आप टी बोलोगे तो यहाँ से आप चाहे ई ए को हटा दो, तब भी आप उसको टी ही पढ़ने वाले। और विल नॉट को आप एक एल हटा के शॉर्ट फॉर्म ऐसा मान लिख भी दो विल नॉट का, एक एल हटा के लिख दो, तब भी वो विल नॉट ही रहेगा, उसका मतलब नहीं बदलेगा, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं बदलेगा। तो फिर ये जो ग्रामर का रूल्स है शॉर्ट फॉर्म में उससे बदल जाता है। शॉर्ट फॉर्म में आप जितना भी प्रोनाउंसिएशन करोगे वो सेम नहीं रहता। जैसे आई एम को एम,
आई एम नहीं बोलते उसको, आई एम का आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा तो ये इसको आप क्या बोलोगे, आई एम को शॉर्ट फॉर्म, इसको आई एम बोल रहे हो लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म लिखते हो इसको आई एम करते हैं, आई एम शॉर्ट में बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन में हमें लैग करना पड़ता है पहले वाले शब्द को। अगर हम इसको विल नॉट को विल नॉट ही लिखते हैं ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में, WONT नहीं लिखते तो इसको हम आई वॉन्ट नहीं बोल पाते, शॉर्ट फॉर्म में इसका चेंज नहीं होता प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये चेंज नहीं होता। तो ग्रामर का ये रूल है कि फोनेटिक्स में जब भी कोई चीज प्रोनाउंसिएशन में फिट नहीं बैठती है तो उसको चेंज किया जाता है। अब ये वॉन्ट इसलिए हुआ है क्योंकि ये वुड का जो फॉर्म होता है ना, वुड जो हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से किया है, इसको विल का वुड उसके हिसाब से किया है। क्योंकि ग्रामर में ये रूल है कि फोनेटिक बोलते वक्त यानी कि वोकल साउंड करते वक्त अगर कोई चीज शॉर्ट फॉर्म में या फिर उसके अदर फॉर्म में उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होता तो हमें प्रोनाउंसिएशन जबरदस्ती करना पड़ता है चेंज। क्यों? क्योंकि उसके पास्ट फॉर्म से करना पड़ेगा चेंज। क्यों भाई? क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं बदल रहा है, उसका शॉर्ट फॉर्म बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। विल नॉट को आप एक एल हटा के उसको ऐसा जोड़ दो तो विल नॉट का विल नॉट ही रहेगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं बदला। तो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के रूल्स के खिलाफ हो जाता है ग्रामर में। इसीलिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के रूल के वजह से हमेशा इसको चेंज करते हैं, वॉन्ट में वुडन के साथ जोड़ देते हैं, इसको वुडन के साथ ही इसको वॉन्ट लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। क्योंकि अगर हम वैसा ही लिखते जैसा वो है तो फिर इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन वही का वही रह जाता। तो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के फोनेटिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करता था, इसलिए इसको चेंज किया गया। ठीक है, क्लियर है साथी? ठीक, तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। कल बेसिक लेसन का पार्ट 2 हम करेंगे और लोग जो ज्वाइन नहीं हो पाए उन्हें बोले ज्वाइन होने के लिए, और 11 बजे करेक्ट ज्वाइन हो जाते हैं। जिन्होंने इनरोल नहीं किया है उनको बोले कि पहले वो इनरोल कर ले, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं सेशन। कल ठीक मिलेंगे इसी टाइम पे 11 बजे, और कल हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें हम बात करेंगे नाउन के 5 ऐसे फैक्ट जो आपने कभी सुने देखे नहीं होंगे, साथ ही साथ वर्ब के 5 ऐसे फैक्ट जो आपने कभी सुने देखे नहीं होंगे, और साथ ही साथ हम ओरली आपको ये सिखाएंगे कैसे नाउन के सारे टाइप्स को जितने भी हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लेके मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, सारे नाउन्स को ओरली कैसे याद रखना है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको रिवीजन देखना है इसी लेक्चर का, कुछ छोटा होगा लेटा होंगे तो आप यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे, लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद। गुड डे सभी।